नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सहारनपुर के बैनर तले नागल ब्लॉक इकाई के पदाधिकारी को शपथ दिलाई गई, जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संरक्षक मान्यता प्राप्त पत्रकार चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने कहा कि पत्रकार पीठ पत्रकारिता से बचे तथा सच्ची पत्रकारिता करें और यदि कोई भी अधिकारी उनका शोषण करता है तो वह उसकी आवाज लखनऊ तक उठाएंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अफवाह फैलाने वाली खबरों से बचें और सच्ची खबर से सारे पहलू जानकर खबर प्रकाशित करें। एसोसिएशन में जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष मान सिंह सैनी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर विकास पाल, डॉक्टर सूरज पाल, ब्लॉक देवबंद तहसील अध्यक्ष प्रशांत योगी, अनुस्वामी, राजकुमार शर्मा, उज्जैन, अजय अग्रवाल, एबीएस से प्रमोद कुमार, एसआई कैलाश शर्मा, थाना अध्यक्ष केबी सिंह, कामरान त्यागी आदि मौजूद रहे। आज एक कार्यक्रम में हम लोग हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन संगठन के दौरान नागल ब्लॉक में नागल ब्लॉक इकाई का यहाँ पर आज शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संरक्षक चौधरी वीरेंद्र सिंह ओहलान तथा जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा जी हैं। आइए बातचीत करते हैं कि आज किस प्रकार संगठन ने यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की है। देखिए, मैं आलोक तनेजा हूँ, अध्यक्ष हूँ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का और उत्तराखंड राज्य का प्रभारी भी हूँ। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक कार्यक्रम यहाँ पर नागल में आयोजित किया गया है, जिसमें कुछ साथियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है और राहुल नौसरान जी को यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। उसके साथ साथ और भी साथियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसको लेकर एक शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ देवबंद के तहसील अध्यक्ष प्रशांत त्यागी जी और उनकी टीम और सदर तहसील के अध्यक्ष, सहारनपुर सदर तहसील के अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा जी के साथ उनकी टीम भी इसमें शामिल हुई थी। हम लोगों ने इनसे अपेक्षा की है, जो नए पदाधिकारी बनाए गए हैं, इनसे हमने अपेक्षा की है कि जो समाज का आईना दिखाने का दायित्व उनके ऊपर है, समाज को आईना दिखाते हुए येलो जर्नलिज्म से बचें, पीठ पत्रकारिता से अपने को दूर रखें और ऐसे पत्रकारों की भी छटनी करें अपने बीच में से जो पत्रकारिता का नाम लेकर हमारे समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये बातें हम लोगों ने यहाँ पे की है। इसमें काफ़ी प्रशासनिक अधिकारियों से ने भी यहाँ पर अपने वक्तव्य दिए हैं और हमें आशा है, हमें पूरा विश्वास है कि जो नई कार्यकारिणी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की यहाँ पर गठित हुई है, वो पूरी निष्ठा से, पूरी शिद्दत से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के नाम को परचम को आगे बढ़ाएगी। ये सब बातें हम लोग समय समय पर पत्रकारों के साथ उत्पीड़न का सवाल कहीं ना कहीं उठता रहता है। संगठन किस प्रकार पत्रकारों के साथ देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की सक्रियता जब से सहारनपुर में रही है, पूरे उत्तर प्रदेश का एक संगठन है और तमाम 75 जिलों में इसकी कार्यकारिणी गठित है। तमाम जिलों में इसकी कार्यकारिणी गठित है और जिला अध्यक्ष हैं, विधिवत रूप से ब्लॉक तहसील इकाइयाँ गठित हैं। सहारनपुर की मैं आपको बात बताना चाहूँगा, सहारनपुर में पत्रकार उत्पीड़न तो किसी सूरत में बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता। अगर पत्रकारिता के दौरान किसी पत्रकार साथी के साथ प्रशासनिक अधिकारी अभद्रता करता है, अभद्र तरीके से व्यवहार करता है और उसके लेखन के कार्य में हिंड्रेंस बनता है, उसको पत्रकार उत्पीड़न के दायरे में माना जाता है। पत्रकार उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई अधिकारी, कितने भी वजूद का अधिकारी हो, अगर वो पत्रकारों का उत्पीड़न करेगा, उनके लेखन कार्य में हिंड्रेंस पैदा करेगा और उनको डराने धमकाने का काम करेगा, तो उसकी लड़ाई यहाँ से लेकर लखनऊ तक लड़ी जाएगी। नए पत्रकारों के लिए आपका संदेश? मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि जो भावना हमारी है कि एक भी साथी, जो हमारा स्लोगन है, एक भी साथी छूटे ना, कोई हमसे रूठे ना, उस स्लोगन को सार्थक बनाते हुए अपने साथ नए ऊर्जावान पढ़े लिखे शिक्षित पत्रकारों को अपने साथ जोड़ने का काम करें। और पहले भी मैंने कहा, येलो जर्नलिज्म, जो पीठ पत्रकारिता जैसे समाज में गलत संदेश जाता है, उससे बचने का काम करें और येलो जर्नलिज्म को दूर रखें और समाज को आईना दिखाने का काम करें। तो आप देख सकते हैं, हमारी बात हुई जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा जी से। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के बैनर तले आज यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसको भली भांति संपन्न कराया गया। यदि किसी प्रकार से पत्रकारिता का या पत्रकारों का उत्पीड़न होता है तो ये संगठन मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर पत्रकार के साथ खड़ा है। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा, ब्यूरो चीफ वीरेंद्र चौधरी के साथ। जनपद मुजफ्फरनगर में गांधीनगर स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम पर
ब्रह्म बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जेल अधीक्षक AK सक्सेना ने बोलते हुए कहा कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए तथा आपस में प्रेम भाव के साथ रहना चाहिए। जीवन का यही सार है कि दूसरे को कष्ट ना पहुंचे तथा मिलजुल कर रहे और सामाजिक एकता को भी सुधार करने का काम करें। मानव की प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैंने यहाँ आकर देखा है कि ब्रह्म बाबा की शिक्षा और ज्ञान वास्तव में ज्ञानप्रद है। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी आश्रम गांधीनगर की संचालिका BK पूनम बहन ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्म बाबा का स्मृति दिवस मनाया गया, जो पूरे मास चलता है। इसमें आज बड़ी संख्या में उनके अनुयायियों ने भाग लिया तथा बाबा की शिक्षा और ज्ञान को ध्यान पूर्वक सुना और उस पर चलने का संकल्प लिया। आज 18 जनवरी तपस्या मास कहें या फिर स्नेह दिवस कहें, 18 जनवरी 1969 को प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज था, उनको दादा लखीराज के नाम से जाना जाता था और हीरे ज्वारात के बहुत बड़े व्यापारी, बहुत भक्ति भावना वाले महान व्यक्तित्व था उनका। दानी परिवार के थे और दान करना उनका सबसे बड़ी विशेषता थी। बिना दान किए कभी भी उनको चैन नहीं मिलता था। दूसरा, भक्ति इतनी करते थे, विष्णु चतुर्भुज की पूजा किया करते थे, गीता का अध्ययन करते थे और विष्णु चतुर्भुज की पूजा ऐसे करते थे कि उनका फोटो हमेशा उनके साथ रहता था। जैसे वो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे अपना, तो उसमें गले में भी उनका फ़ोटो रखते थे, तकिए के नीचे भी रखते थे और जेब में भी रखते थे। दूसरा क्या था कि उनका संबंध बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ था। जैसे राजा महाराजाओं की दरबार लगती थी तो जब तक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा वहाँ नहीं जाते थे तब तक उनकी दरबार शुरू नहीं होती थी। तो उनका जो व्यवहार था, उनके व्यवहार को देखते हुए राजा महाराजा भी ये बोलते थे कि भगवान से गलती हो गई कि हमें राजा बना दिया और तुम्हें साधारण इंसान। वास्तव में राजा तो तुम्हें होना चाहिए था, क्योंकि वो जब उनके यहाँ शादी होती थी, जन्मदिन होते थे, तो हमेशा गोल्ड का ही गिफ्ट या हीरे ज्वारातों का गिफ्ट किया करते थे। तो 18 जनवरी 1969 में उन्होंने अपने इस देह को त्याग किया और उस देह को त्याग करने के पहले उन्होंने इतनी तपस्या की जो अपने आप को फरिश्ता स्वरूप, तपस्वी मूर्त, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाया और हम सबके सामने एक आदर्श बन करके रहे। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो भी कार्य करते थे वो पहले खुद करते थे और फिर बच्चों को सिखाते थे। कोई भी कार्य, वो चाहे छोटा कार्य है चाहे बड़ा कार्य है, हमेशा दूसरों को करके दिखाया है। दूसरा क्या था कि स्नेह की मूर्त, रहम दिल। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई चरित्र नहीं था, लेकिन जैसे परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि परमात्मा शिव, वो ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, रहम का सागर, दया का सागर है। तो परमात्मा शिव ने जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लिया और आधार लेकर के उनके मुखारविंद से ये सेवाएं शुरू की, ज्ञान दिया, हम मनुष्य आत्माओं को सहज राजयोग सिखाया, तो इसी के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन लाया। और हम जो आज हो रहे हैं किस तरह कार्यक्रम, ये आज शांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसे हम स्नेह दिवस भी कहते हैं और समर्थी दिवस भी कहते हैं, क्योंकि विशेष शक्ति का हम अनुभव करते हैं। आज विशेष समय ब्रह्मा बाबा के साथ का सहयोग का, स्नेह का, शक्ति का अनुभव होता है। जनपद मुजफ्फरनगर के एक कस्बा खतौली में भारतीय किसान यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के मंडल सचिव राजू अहलावत के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने खतौली तहसील पहुंच पंचायत कर हजारों किसान वाहनों के साथ दिल्ली गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने की रणनीति बनाई। वहीं किसानों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को लूटने की बात कही। पंचायत में बोलते हुए राजू अहलावत ने कहा कि हमारे किसान यूपी टिकरी सिंधु बॉर्डर पर
पर 3 विधेयक और MST काला कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा खतौली तहसील के सभी गाँव के किसानों के साथ ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के निर्देश दिए, जिसके बाद तहसील पंचायत में किसानों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि पंचायत में सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर से लगभग 5000 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया। क्या किस मुद्दे पर वार्ता? देखो, जो आज ये मीटिंग खतौली तहसील में रखी गई है, जो खतौली ब्लॉक के किसानों की मीटिंग है, इस पर जो यूपी बॉर्डर पे है, सिंगू बॉर्डर पे है, टिकरी बॉर्डर है, धासा बॉर्डर है, वहाँ पे जो किसान आंदोलन कृषि 3 विधेयक के विरोध में है और MSP को लेकर उसको लेकर है। देखो, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा 26 जनवरी के लिए कॉल की गई है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर किसान की ट्रैक्टर परेड होगी और उसको लेकर ये मीटिंग है। किसानों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि किसके पास कितने ट्रैक्टर लेकर चलेगा। वो आपका सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर 5000 ट्रैक्टर टोली का टारगेट हमको दिया गया है, उसकी ये तैयारी है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, देखो 3 विधेयक कानून तो हम आज की तारीख में मैं व्यक्तिगत तौर पर नंबर 3 पे 4 पे सबसे बात मान रहा हूँ, लेकिन जो नेता है, भाजपाई नेता है, उन लोगों ने जो किसानों के नाम पे जो आतंकवादी कहा, किसानों को भेड़िया कहा, किसानों को खालिस्तान कहा, उसको लेकर किसान वर्ग में बहुत भारी नाराजगी है। हमारा कहना यह है, ठीक है, हमारा आंदोलन करने का अधिकार है, संविधान ने हमें यह ताकत भी दी है, अधिकार भी दिया गया है, लेकिन किसानों को अगर आप आतंकवादी कहोगे, भेड़िया कहोगे, खालिस्तानी कहोगे, तो मैं नहीं समझता कि वे आने वाले चुनाव में किसी गांव में घुस पाएंगे। इसको लेकर मीटिंग है। हम गांव-गांव जितने भी किसान हैं या गैर किसान हैं, सबको ये कहेंगे कि जिन लोगों को हमने वोट दिया है, उन लोगों ने हमें ये उपाधि दी है, किसानों को आतंकवादी बताया है, वे सोच समझकर गांव में आए। या तो वे अपनी गलती मान लें कि हमसे गलती हो गई, नहीं तो वे किसी भी सूरत में कोई भी बहाना लेकर, अगर गांव में उनको कोई बुलाएगा ना, तो इलाज उसका भी होगा, हुक्का पानी उसका भी गिरा जाएगा। हमें ये बताओ, हम किस चीज़ में आतंकवादी हैं? कहीं से खालिस्तानी दिखे था? मैं मिनिमम समर्थन मूल्य है, क्या हमारा अधिकार नहीं का? आपका इनका जो नीति मूल्य आयोग है, उसने कहा कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट ने भी कहा कि गेहूं का मूल्य 3550 रुपये क्विंटल होना चाहिए, वो लाभकारी मूल्य है, लेकिन किसान कह रहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 1950 है, तुम उसी को गारंटी कर दो। चलो 3 विधेयक को छोड़ दो अभी फिलहाल तो सरकार के सामने वो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो मिनिमम यानी कि जो सबसे कम मूल्य गेहूं का फसल का हमारी है, उसे भी गारंटी नहीं कर पा रही। इसका मतलब हमारा गेहूं 1100 और 900 रुपये क्विंटल के भाव से अडानी अंबानी को लूटने की तैयारी है। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में उचित दर की राशन की दुकान के वितरकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को ई-पोस्ट मशीन द्वारा बिजली बिल जमा कराने का प्रशिक्षण दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के द्वारा ग्रामीण इलाकों के लोगों को बिजली बिल जमा करने में आसानी होगी और साथ ही सभी राशन वितरकों को भी कमीशन मिलेगा। आज सभागार में उचित दर विक्रेताओं को बिजली के बिल जमा करने की ई-पोस्ट मशीन के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसके द्वारा ये राशन विक्रेता बिजली के बिल अपने गांव में जहां भी इनकी राशन की दुकानें वहां जमा कर सकेंगे, जिससे उपभोक्ता को भी फ़ायदा होगा और इनको उचित दर विक्रेताओं को इसमें कमीशन दे होगा। सर, ये कब से अभियान शुरू किया जाएगा? ये अभियान आज इसका विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। 2 या 3 दिन के अंदर ये क्रियान्वयन इसका सुनिश्चित किया जाएगा। हर राशन डीलर सर हर राशन डीलर के पास ई-पोस्ट जो मशीन है, इनके पास पहले से ई-पोस्ट मशीन है, उसी में ये ऐप डाउनलोड किया गया ताकि ये बिजली के बिल जमा कर सकें। मुजफ्फरनगर जनपद में सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव मौजूद रहे, जिन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए निकाली गई, जिसमें बाइक व जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। यह रैली नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकाली गई, जिसमें लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक किया गया। ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह है, जो कि 18 जनवरी से लेकर के 17 फरवरी तक चलेगा।
और इसमें केंद्र सरकार से लेकर के सभी राज्य सरकारों का इसमें पार्टिसिपेशन है। ये मूल उद्देश्य जो सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन जागरूकता जिस स्तर की होनी चाहिए, इसको बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। और सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो विभाग हो या एक आम आदमी, इंडिविजुअल व्यक्ति हो, सबको इसमें पूरी सक्रियता के साथ भाग लेना है। और हम लोग इस संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में अव्वल नंबर पे रहेगा। अच्छा यार साहब, सड़क सुरक्षा माह भी मनाए जा रहे हैं, सप्ताह भी मनाए जा रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही, क्या कारण है इसका? नहीं, आपके तथ्य को मैं करेक्ट करना चाहूँगा। पिछले वर्ष 2019 में प्रदेश स्तरीय आंकड़ों में जनपद मुजफ्फरनगर एक्सीडेंट्स के मामले में 6वें स्थान पे था और एक्सीडेंट से होने वाली जो मृत्यु हैं उसमें 5वें स्थान पे था। यानी जो भी यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए थे वो बहुत ही खतरनाक प्रकार के थे। इस वर्ष इतने ही माह के आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो जो टॉप 1 मतलब कि जो कुल 76 ज़िलों में हम देखेंगे तो हमारा स्थान अब उसमें नहीं है। करीब 142% हमारे यहाँ दुर्घटनाओं में और उससे अधिक मृत्यु में कमी आई है। ये हम आपको अभी आंकड़े दे देंगे। और ये कहा जाता है कि ये लॉकडाउन के कारण लोगों के न निकलने के कारण हुआ। निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए सत्य है, किंतु अन्य जनपदों की तुलना में हमने इसकी निरंतरता को बनाए रखा है। और हम उम्मीद करते हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर के लोग और सभी स्टेक होल्डर्स इस निरंतरता को बनाए रखेंगे और दुर्घटनाओं मुजफ्फरनगर में आरटीओ कार्यालय के माध्यम से क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन व आरटीओ विभाग और अधिकारियों के माध्यम से, सभी लोगों के माध्यम से आज सड़क सुरक्षा अभियान का माह का प्रारंभ किया गया है। और इसके माध्यम से इस पूरे महीने पुलिस प्रशासन व आरटीओ की जो ज्वाइंट टीम्स हैं के द्वारा अवेयरनेस फैलाई जाएगी। लोगों को जगह जगह जाके स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट एरिया सभी जगह जाके इसकी अवेयरनेस फैलाई जाएगी। उनको बताया जाएगा कि किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या साइनेजेस हैं, कैसे हम उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या नए नियम कानून आ गए हैं, चालान वगैरह इत्यादि जितनी भी फाइन्स हैं। और एक जनरल अवेयरनेस कि क्यों सड़क सुरक्षा का ध्यान केवल चालान के लिए नहीं बल्कि स्वयं की जान की, जीवन की रक्षा, जो कि इसका स्लोगन भी है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, उसके लिए किया गया है। सर, जैसे कि अब ज़बरदस्त सर्दी हो रही है, कोहरा हाईवे पे है और बाजारों में, किस तरह की व्यवस्था? देखिए, इसके लिए लगातार अवेयरनेस की जा रही है और उसी के साथ साथ पुलिस प्रशासन व आरटीओ की टीम्स ज्वाइंट रूप से रिफ्लेक्टर्स की व्यवस्थाएं भी कर रही हैं, क्योंकि कोहरे के समय में और रात्रि के समय में खासकर और अर्ली मॉर्निंग्स में एक्सीडेंट्स की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो रिफ्लेक्टर्स व अन्य व्यवस्थाएँ की जा रही हैं ताकि दूर से गाड़ियों को पहचाना जा सके, वो देखी जा सके। सर, हाईवे पे गन्ना मिल चल रही है तो भीड़ रहती है किसानों की, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, पीआरवी की गाड़ियाँ हैं जिनको हाईवे पर डिप्यूट किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर के लिए हमने कुछ गाड़ियों की और डिमांड की है, जिसमें 2 नई गाड़ियाँ भी हमें मिल रही हैं, जिनको एक्सक्लूसिवली हम लोग जो मुजफ्फरनगर का मेरठ से लेकर पुरकासी तक का जो पूरा रूट है हाईवे का और अन्य जो हमारे हाईवे के रूट्स हैं उन पे लगाएंगे, क्योंकि सर्दियों के समय जैसा आपने बताया ट्रैफिक भी रहता है, कोहरा भी रहता है, तो पीआरवी की व्यवस्था को हम हाईवे पे बढ़ा रहे हैं। पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही पुलिस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए अलर्ट हो गई है। सोमवार को क्षेत्राधिकारी भोपा सत्येंद्र व थाना प्रभारी मुकेश सोलंकी ने ककरौली थाना क्षेत्र के गांव कम्हेड़ा और तेवड़ा में ग्रामीणों की बैठक ली और चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वहीं माहौल बिगाड़ने वाले संदिग्ध व्यक्तियों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई करने की चेतावनी दी। गाँव तेवड़ा में आयोजित बैठक में थाना प्रभारी मुकेश सोलंकी ने कहा कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष कराने में ग्रामीण पुलिस का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि दंगा फसाद करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा ऐसे लोगों को गांव-गांव जाकर चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रत्येक गांव से प्रधान पद के प्रत्याशियों व उनके समर्थकों की मुचलके पाबंद किए जाएंगे। थाना प्रभारी मुकेश सोलंकी ने सभी क्षेत्रवासियों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की तथा सभी को सचेत किया कि क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई भी अराजकता और माहौल खराब करने की बात सामने आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दे।
मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे में बैंकों के एटीएम काम नहीं कर रहे, जिसको लेकर उपभोक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। दरअसल थाना ककरौली क्षेत्र के गांव ढांसरी निवासी दुष्यंत पुत्र शामवीर ने बताया कि कस्बा जानसठ में पानीपत खटीमा राजमार्ग पर पीएनबी बैंक है, उसी के बराबर में उसका एटीएम भी लगा हुआ है, जिसमें वह सुबह पैसे निकालने के लिए आया तो एटीएम से आवाज तो आती रही, लेकिन पैसे नहीं निकले। उपभोक्ता के फोन नंबर पर रुपए निकलने का मैसेज भी आ गया, लेकिन पैसे उसे प्राप्त नहीं हुए, जिसकी शिकायत उसने बैंक के अधिकारियों से की। पैसे कट रहे बैंक में से, पैसे भरे जा रहे, भरते हैं तो पैसे गिनती मशीन पर निकल नहीं पा रहे, एक बाद में रिसीव हो रहा है। पैसे एटीएम दे नहीं रहा, मतलब 3-4 बार हमने बहुत बार। मुजफ्फरनगर की भोपा थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें हाईवे के 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लुटेरों ने हाईवे पर चलती गाड़ियों को ओवरटेक कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 3 तमंचे, 6 कारतूस, गाड़ी और चाकू बरामद किया गया है। वहीं उनके कब्जे से 2900 नशीली गोलियां और 30 पेटी पतंजलि की मूसली पाक की बरामद की गई है। दरअसल यह पूरी घटना भोपा थाना क्षेत्र के गंग नहर पटरी के पास की है, जहाँ पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। भोपा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश जो है पतंजलि का सामान ले जा रहे ट्रक को जो है लूटने का प्रयास में फिराक में है। तत्क्षण भोपा पुलिस ने जो है सक्रियता दिखाते हुए नहर पटरी पे पहुंच करके जो है चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इतने में उधर से बदमाश आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने पुलिस को देखते ही जवाबी फायरिंग पुलिस को देखते ही उन पर जान से मारने की नीयत से फायर शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में चार बदमाश जो है पकड़े गए और उनसे जो है भारी मात्रा में जो है सामान बरामद हुआ, जिसमें 3 अदद तमंचा है, 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस हैं, 3 खोखा कारतूस हैं, 1 अदद चाकू है, 2900 गोलियां जो है अल्ट्रा सेफ की हैं, 1 गाड़ी जो है स्विफ्ट डिज़ायर फर्जी बिना नंबर की है और इनकी ही निशादेही पे जो है 30 पेटी जो है मसूली पाक पतंजलि का पदार्थ जो है चोरी किया हुआ माल जो है इनसे बरामद किया गया। इन पे जो है उचित धाराओं में मुकदमा पंजीत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। ये शातिर किस आपराधिक इतिहास इनका आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है और ये शातिर किस्म के अपराधी हैं। ये इनकी जो कार्रवाई की जो तरीका है वो ये गाड़ियों को ओवरटेक करके उस गाड़ियों को लूट लेते हैं। पतंजलि ट्रक को भी लूटने के फिराक में थे। इस बड़ी घटना को जो पुलिस ने बहादुरी के साथ इसको बड़ी घटना को होने से रोक दिया। लगातार दूसरा गुरुवार का भी 4 दिनों के अंदर किया है, क्या कहेंगे भोपा पुलिस के बारे में? भोपा पुलिस काफ़ी सक्रिय है और अपराधियों जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया जा रहा है जो अपराधियों के धरपकड़ अभियान में ये प्रमुखता से भोपा पुलिस जो है काम कर रही है और ये बधाई के पात्र हैं। जनपद सहारनपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में चलाए जा रहे अभियान के तहत नगर के मनोहरपुर गांव में सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्र के वरिष्ठ अतिथि अतर सिंह सैनी और संचालन जिला उपाध्यक्ष अशोक सैनी ने किया। कार्यक्रम में नवनियुक्त उत्तर प्रदेश कांग्रेस शिक्षक परिषद के चेयरमैन जितेंद्र कुमार गौड़ का स्वागत किया गया। जितेंद्र कुमार गौड़ ने कहा कि प्रदेश भर में शीघ्र ही शिक्षक समितियों का गठन किया जाएगा, जिससे शिक्षकों को न्याय मिल सके। मनिंदर चौथ वाल्मीकि ने कहा कि संगठन सर्जन अभियान का उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुँचाना है। अब समय आ गया है तानाशाही क्रूर बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का। इस सरकार में किसान मजदूर बेहाल है। मोदी सरकार के हिटलरशाही व अड़ियल रवैये ने देश को काफी पीछे धकेल दिया है। इस सरकार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हुए कहा कि वह डोर टू डोर जाकर जनता को जागरूक करें और कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। दोस्तों, आज हमारे शिक्षक संघ के चेयरमैन माननीय जितेंद्र कुमार गौड़ हमारे आज जनपद का मुताबिक स्वागत किया और सर्वप्रथम चेयरमैन बनने के बाद सहारनपुर में आया उनका स्वागत। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव नगला राई के पास दूध से भरे टैंकर ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 2 बच्चों सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए एम्बुलेंस की मदद से सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां एक बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 को गंभीर रूप से घायल होने के चलते जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही चरथावल थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव नगला राई का है। गाँव नगला राई में कब्रिस्तान के निकट दूध से भरे कैंटर ने बाइक सवार को पीछे से रौंद दिया। हादसे में 2 बच्चों सहित 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तथा घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सीएससी चरथावल में
में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टरों ने 4 वर्षीय बच्चे को मृत घोषित कर दिया। वहीं 3 गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी CSC पहुंचे और घटना की जानकारी ली। टैंकर चालक टैंकर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। क्या नाम है आपका? वहाँ पे बिजली काम करते घर जा रहे थे। क्या नाम है आपका? सोनू है जी। कहाँ से आ रहे थे? रुड़की से। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ट्रक वाले ने टक्कर मारी थी बाइक में। कितने लोग सवार थे बाइक पे? बाइक पे जमी थे 4 जने। 4 जने थे। 2 बच्चे थे? 2 बच्चे 2 हम। तो ये क्या लगती है आपको? मम्मी लगती है जी। तो अभी कहाँ जा रहे थे आप लोग? अपने घर जा रहे थे जी। रुड़की? हरसाना। शामली जनपद की ऊन शुगर मिल पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और गन्ना बकाया भुगतान, MSP की कानूनी गारंटी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल पूरा मामला जनपद शामली की ऊन शुगर मिल का है, जहां पर सोमवार को भारतीय किसान संगठन के मंडल अध्यक्ष ठाकुर यशपाल सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों संख्या में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। सर्वप्रथम किसानों द्वारा दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के अध्यक्षा चौधरी ब्रह्मपाल सिंह बजेडी व संचालन ठाकुर उग्र सिंह ने किया। किसान नेता ठाकुर यशपाल सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए तीनों काले कानून किसानों के हित में नहीं है। सरकार जल्द से जल्द इन कानूनों को रद्द करे और MSP को कानूनी जामा पहनाए। पूरे भारत में एक समान बिजली बिल लागू करे और गन्ना मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए और बकाया गन्ना भुगतान में ब्याज आदि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी ऊन मणि अरोड़ा को धरना समाप्त कर सौंपा गया। क्या समस्याएं हैं? समस्या तो यह किसान गन्ना पिछले साल का भी भुगतान नहीं दिया। अब का गन्ना 3 महीने हो गए फैक्ट्री को चलते भी लोग कुछ भी नहीं, पर्चियों पे 0-0 लिखा हुआ है। पेमेंट क्यों नहीं दे रहे? पिछले भी नहीं दिया आज तक का किसान का। बताओ इस तरफ ज्यादा क्या अन्याय होगा? अच्छा किसान कैसे काम चलाएगा? भुखमरी आएगी? बताओ कोई नौकरी तो नहीं, बिजनेस तो नहीं सभी पे। ऐसे भी किसान है जो भाई अपने गन्ने पे आधारित है। सरकार ने जो 3 कृषि कानून अभी पारित किए हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई ये गलत है, इसके हम खिलाफ है। और जब हम खिलाफ है, सरकार ने हटाने में क्या परेशानी है? भाई जनता ने तो सरकार बनाई, राजा बनाए, और सब उसे हटाए तो जनता सूखी क्यों रही? सरकार इस बात पे क्यों अड़ी हुई है? बताओ क्या अगर उसमें सरकार ने कुछ ज्यादा प्रॉफिट है या जनता पता वोट लेनी? जब वोट तो जनता ही देगी। अगर अडानी दे 2 वोट देगा राजा बना देंगे। अच्छा सरकार के द्वारा लगातार एक प्रचार किया जा रहा है कि भाई असली किसान तो खेतों में है। अच्छा। और दिल्ली जो धरने पे किसान है तो वे भी तो हमारे भाई है, हमारे घरों से एक आदमी तो यहाँ है और भाई कुछ ना कुछ तो उस पर पलम लगा होगी। पहले मन की बात बताई, उस पर संतुष्ट नहीं हुआ किसान, फिर उन पे पलम लगाने लगे किसानों पे, ठाने के लिए आतंकवादी बता लगे, पाकिस्तानी बता लगे। अरे किसान बेचारा सीधा बोला आदमी से कुछ भी बता लो, लाठी तो नहीं मार सकता, यो मजबूर है। 26 तारीख की परेड को लेकर क्या आपकी राय है? क्या 26 तारीख में चलेंगे भाई? 25 में किसान चलेंगे सब ट्रैक्टर जाके। गन्ने का भाव घोषित हो। हमारी तरफ से मांग है कि गन्ने का भाव जो फिलहाल गन्ना मंत्री महोदय हैं, जब वो विपक्ष में हुआ करे थे तो वो 5 साल पहले कहा करे थे कि 450 रुपये गन्ने का भाव होना चाहिए। उस दौरान हम अब मांग रहे हैं कि सरकार 450 रुपये कुंटल गन्ने का भाव दे। दूसरी हमारी मांग है जो हमारा पिछले साल का पेमेंट बका हुआ है 27 दिन का, वो और जो 3 महीने का पेमेंट इस साल का है, इस साल का इस सत्र का, उस पर मैं ब्याज के हमारा पेमेंट एक ही बार दे दिया जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि जिस MSP और तीनों कृषि बिलों के विरोध में वे लोग वहाँ पे बैठे हैं, उन लोगों की मांग को तुरंत संज्ञान में लेकर उनकी मांगें पूरी करी जा, नहीं तो ये जन आंदोलन बनने वाला है। इस पे पूरा देश खड़ा हो जाएगा, पूरा देश का किसान और मजदूर खड़ा हो जाएगा। इन लोगों से संभल नहीं पा रहा। इन लोगों के पास बहुत मौका है कि ये अब इस मांग को सुधार लें, अपनी आदत को सुधार करके, और वो कम से कम इन किसानों की मांग को इन्हें परेशान न करें। दूसरा हमारा एक और मांग थी कि जितना इस सरकार में बिजली के बिलों पे, इनकी सरकार हरियाणा में है, इन्हीं की सरकार हमारे यहाँ पे है, हम चाहते हैं कि हरियाणा के बराबर हमारे यहाँ बिजली का बिल हो, और उसी तरह जिस तरह वसूली में लोग करते हैं बिना किसी मुकदमे के, उसी तरह की वसूली में लोग हमारे यहाँ से भी करें। अब वो 10,000 रुपये पे घर के बिल पे मुकदमा करते हैं, 20,000 रुपये पे ट्वेल के बिल पे मुकदमा करते हैं। किसान को पता नहीं तेरे पे मुकदमा हो रहा है या नहीं हो रहा। गन्ने का पेमेंट हमारा आ नहीं पाता, उससे पहले हमारे पास मुकदमे का नोटिस हाल है। तो इस तरह की मांगे हमारे ये हैं जो बहुत ही ज़्यादा किसानों को परेशान कर रही है। अच्छा 26 जनवरी का ट्रैक्टर मार्च का आह्वान है किसान संगठनों का, उसके बारे में 26 जनवरी पे हमारे यहाँ से कम इस क्षेत्र से 500 ट्रैक्टर निकलेंगे दिल्ली 26 जनवरी में ट्रैक्टर मार्च के लिए। उसके लिए हमने तैयारी कर ली। प्रशासन को बताया गया था अपने 12 का खूंटा कटवाना,
लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम प्रशासन को बिना अपनी कोई नीति बताए निकलेंगे यहाँ से। कोरोना महामारी के कारण मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान सब कुछ बंद कर दिया गया था। कई महीनों से बंद पड़े स्कूल अब खुल गए हैं, जिस कारण कई दिनों से मायूस बैठे छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। शासन के आदेश के बाद अब 10वीं और 12वीं कक्षा के साथ 9वीं क्लास के भी बच्चों को स्कूल आने की अनुमति दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के साथ आखिर मीनापुर में भी स्कूल खुल गए। लंबे अंतराल के बाद स्कूल आने की खुशी बच्चों के चेहरे पर साफ दिखाई दी। दोस्तों से गले मिलने और हाथ न मिलाने की हिदायत का बच्चों ने गंभीरता से पालन किया, लेकिन एक दूसरे को बिना गले मिले ही अपने हाव भाव से दोस्तों ने एक दूसरे पर स्नेह लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं स्कूल पहुंचे बच्चे भी मानते हैं कि स्कूल खुल जाने से जो ऑनलाइन में समझ नहीं आता था, वो अब स्कूल में टीचर से आमने सामने समझने में बड़ी आसानी होगी। और सभी बच्चों ने सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा। स्कूल पहुंचे बच्चों के चेहरे काफी खुश दिखाई दिए। वहीं स्कूल प्रिंसिपल दीपक दीमान भी मानते हैं कि स्कूल खुलने से 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों का लैब में प्रैक्टिकल को लेकर डर भी दूर हो जाएगा और बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज को लेकर भी अपने सवालों के जवाब ले पाएंगे। करीब 10 महीने से भी ज्यादा कोरोना की वजह से देश भर के स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो ऐसे में यूपी सरकार के आदेश के बाद धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं और बच्चों ने स्कूल में आना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अब सरकार जल्द ही कोरोना वैक्सीन का पहला चरण शुरू करने वाली है। ऐसे में धीरे धीरे सभी की जिंदगियां वापस पटरी पर लौट रही हैं, तो बच्चों को भी स्कूल में शिक्षा लेने का मौका मिलना चाहिए। सब बहुत ही अच्छी फीलिंग है। लाइक टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में तो कुछ भी इंटरेक्शन नहीं था। 40 मिनट्स का लेक्चर हुआ, कंप्लीट हुआ और उसके बाद हमारा पूरा डे ऐसे ही निकल जाता था। ना कुछ पढ़ाई होती थी ना कुछ। और अब स्कूल में हम आते हैं, टीचर्स से अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, ग्रुप स्टडी होती है, तो बहुत बेनिफिट्स हैं स्कूल आके। बहुत ही अच्छी हमारे स्कूल में बहुत सी व्यवस्था है। जैसे हम स्कूल में आते हैं तो हमारा टेम्परेचर चेक किया जाता है, हमारे हैंड सैनिटाइज किया जाते हैं और हमें मास्क के लिए बार बार कहा जाता है कि सबको मास्क पहन के आना है। हम बहुत से प्रिकॉशंस कोरोना के लिए ले रहे हैं। हम हमेशा 1 मीटर डिस्टेंस में रहते हैं। हमारी क्लास में सीट्स भी 1 मीटर डिस्टेंस पे हैं सारी, और हर बच्चा अलग अलग सीट्स पर बैठता है। स्कूल में आकर बहुत सारी स्किल्स डेवलप हुई हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में शायद नहीं हो पा रही थी। ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क इश्यूज बहुत आते थे, जिसकी वजह से हम अपने कंसेप्ट्स को क्लियर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब हम स्कूल में आए तो हमारी बहुत सारी स्किल्स डेवलप हुई। इजीली टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, हमें मोटिवेट कर रहे हैं और काफ़ी सारी हमें नई नई चीज़ों का पता लगा। जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है तो इसमें सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं। हम प्रॉपर सैनिटाइजर होती है यहाँ पे, और साथ ही साथ टीचर्स भी बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं हमें किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके स्कूल में पढ़ाई करनी है। हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आके, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस में हम बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए थे। इजीली हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर नहीं कर पा रहे थे और हमारा इतना अच्छा प्रोग्रेस भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन स्कूल आके देखिए 22 मार्च सन 2020 को स्कूल बंद हुए, लॉकडाउन शुरू हो गया था। हालांकि स्कूल 2-3 दिन पहले उससे बंद हो गए थे। तब से और अब के बीच में अगर सबसे ज़्यादा लॉस किसी इंडस्ट्री को हुआ है, किसी तबके को हुआ है, वो स्टूडेंट्स को हुआ है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में हालांकि स्कूलों ने दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड चालू करके वो सब करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिशें की हैं। लेकिन ऑनलाइन मोड के लिए ना तो स्कूल प्रिपेयर्ड थे प्रॉपरली, ना स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड थे, ना पेरेंट्स प्रिपेयर्ड थे, ना नेटवर्क प्रिपेयर्ड था। तो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रेंट्स थे जो ऑनलाइन मोड में हम जो एक्चुअली बच्चों को देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे। और वी आर थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल। जब से 19 अक्टूबर से स्कूल 9th to 12th के लिए रीओपन हुए हैं, सो बच्चे बहुत उसको एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग भी समझ पा रहे हैं कि भाई चीज़ों को किस तरह से आगे लेकर के चलना है। साथ ही सीबीएसई ने भी अपना डेट शीट का डेट, एग्जामिनेशन का डेट बोर्ड का जारी कर दिया है। 4 मई से सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, जो कि हर साल फरवरी में स्टार्ट हो जाता था, सो दिस ईयर इट विल बी फ्रॉम 4 मई, 4 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए भी बच्चों को प्रिपेयर करना है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। क्लासरूम टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। सो अब स्कूल खुलने के बाद एक स्कूलों के अंदर जो रौनक चली गई थी, जो 8 महीने तक बिल्कुल एकदम से डल पड़ी हुई थी, वो वापस आई है और टीचर्स और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सभी एंथुसियास्टिकली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उन पेरेंट्स से एक बार अनुरोध जरूर करूंगा जो अभी तक भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं किसी भी कारण से। कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनका
कोई भी स्कूल हो, हर स्कूल अच्छे से अनुपालन कर रहा है, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी रूल को इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स यूज टू फॉलो द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय देयर टीचर्स। टीचर जो भी बच्चों को बताते हैं उसका अनुपालन वो करते हैं। प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है, टेम्परेचर चेक होता है, मास्क का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग फॉलोड इन स्कूल्स। तो गवर्नमेंट ने स्कूल खोलने की जो परमिशन दी है, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू देम। और अब जल्दी ही जो बाकी बची हुई क्लासेस हैं, जैसे नर्सरी से लेकर के 8 तक के बच्चों का अभी तक ऑफ है, तो कम से कम 6 to 8 की परमिशन जल्दी से जल्दी मिल जानी चाहिए, जिससे कि आगे की जो बच्चों का जो लॉस हुआ है उसको कहीं ना कहीं रिकवर किया जा सके और एकेडमिक सेशन को सेव किया जा सके। बच्चों के नॉलेज में और उनके जो स्किल्स हैं उनके डेवलपमेंट में हेल्पफुल वो बहुत ज़्यादा होगा और उसकी बहुत ही मीरापुर में अब बंगाल व राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाइयां मिलेंगी। बैंड बाजे के साथ सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में मुख्य बाजार में सिद्धि स्वीट्स का शुभारंभ किया गया। यूं तो मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा मीरापुर का पेड़े और तिलबुग्गा आसपास के जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश में भी प्रसिद्ध हैं और अलग ही स्थान रखते हैं। यहाँ के पेड़े व तिलबुग्गे लेने के लिए दूर दूर से लोग मीरापुर पहुँचते हैं। इसी प्रसिद्धि को और बढ़ाने तथा दूर दूर तक पहुँचाने के लिए अब मीरापुर में मशहूर व्यापारी राजू सैनी, अंकुर काम्बोज व संजय आर्य भरसक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ इन व्यापारियों ने मुख्य बाजार में बैंड बाजों के सैकड़ों लोगों और व्यापारियों के साथ सिद्धि स्वीट्स का शुभारंभ करते हुए बताया कि ग्राहकों की मांग पर अब सिद्धि स्वीट्स पर मीरापुर के प्रसिद्ध पेड़े, तिलबुग्गे, केक, पेस्ट्री, पेटीज के अलावा उच्चतम क्वालिटी की बंगाल, कलकत्ता, मुंबई व राजस्थान की मशहूर मिठाइयां भी उचित मूल्य पर मिलेंगी तथा साथ ही उनके प्रतिष्ठान पर ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए साफ सफाई के साथ साथ बैठकर खाने व नाश्ते और पैकिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान जानसठ चेयरमैन परवेंद्र भड़ाना, पूर्व चेयरमैन नवीन सैनी, व्यापारी विकास गोयल, राजेंद्र रस्तोगी, हरपाल शर्मा, अशोक कंसल, भूषण लाल, पीयूष जैन, मनोज मदान आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भाई साहब, आपके कस्बा मीरापुर में आज हमने सिद्धि स्वीट्स के नाम से अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग की है, जिसमें हम आपको समस्त प्रकार की काजू की, पिस्ता की, मावे की, देसी की, बंगाली, देसी घी की मिठाइयाँ भी देंगे और इसके साथ साथ आपको केक, पेस्ट्री और चाट, छोले भटूरे, रेस्टोरेंट टाइप फास्ट फूड, ये सब व्यवस्थाएं आपके लिए की गई है क्वालिटी और इसमें आपको उत्तम क्वालिटी के साथ सब चीज़ की सुविधाएं दी जाएंगी। बागपत में एक शख्स की मौत के बाद परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि मृतक ने एक स्थानीय साहूकार से 5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जो उसने लौटा दिए थे, लेकिन साहूकार ने उसके मकान के कागजात वापस नहीं किए, जिस कारण सदमे में उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की और साहूकार से मकान के कागजात वापस दिलाने की मांग उठाई है। दरअसल पूरी घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे की बताई जा रही है, जहाँ मुकेश नाम के शख्स ने अपना मकान गिरवी रखकर एक साहूकार से 5 लाख रुपए का लोन लिया था। आरोप है कि मुकेश ने 5 लाख रुपए भी वापस लौटा दिए, लेकिन साहूकार ने उसके मकान के कागजात वापस नहीं किए, जिससे वह मानसिक तनाव में चल रहा था। बीती रात उसकी मौत हो गई। एसपी ऑफिस पहुंचे परिजनों ने सदमे में मौत होने की बात कही और साहूकार से कागज वापस दिलाने की मांग की। लेन देन का मामला है। क्या हुआ अगर लेन देन का मामला? पैसे ले रखे थे जी, एग्रीमेंट करवाया मकान का। किसने दे रखे थे पैसे? मैक्सिम में। किससे लिए थे? राधे शाम से। अब क्या समस्या है जो यहाँ आए हो आप? अब वो पैसा दे दिया था, इनको एग्रीमेंट दे नहीं रहे, इस टेंशन में वो रात में चल रहे। क्या कह रहा है वो? अब वो नहीं कह रहा है जी, मैं तो कब्जा कर लूँगा उस पर मकान के बाद में। पैसे आप लोग दे चुके हैं? जी। मामला तो ये है कि वो जो है ना, ये मैक्सिम में उससे ये नाम है राधे शाम से पैसे लिए थे। ये उस प्लाट के उसमें वो मतलब कहने का वे पैसे लौटा दिए, उसके 5 लाख लौटा दिए, 35,000 रह गए और बाकी के पैसे उसमें हमें उसकी वो नहीं दी, एग्रीमेंट नहीं दिया। 15 तारीख में वो उसने अपने घर बंधक बना लिया था। 16 में हमने उसे 5 लाख रुपए दे दिए थे। 5 लाख रुपए दे के वो छोड़ दिया और बाकी के 35,000 रुपये हमने
वादा करा था हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमें वो एग्रीमेंट करेंगे। हम दाह संस्कार जब भी करेंगे, जब हमारा वो स्वागत किया। अमरोहा के हसनपुर में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष साजिद खान व पूर्व जिला महासचिव बसपा भाईचारा समिति के नेतृत्व में 400 कार्यकर्ताओं ने पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में आस्था रखते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कमाल अख्तर ने सभी नेताओं का माल्यार्पण कर समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत किया। इस मौके पर बसपा छोड़कर सपा में आए साजिद खान व नवल कुमार ने कमाल अख्तर व अखिलेश यादव के आदेशानुसार सपा के प्रति समर्पित रहने और पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को ग्रहण कर रात दिन पार्टी में काम करने का संकल्प लिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने सभी नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि आज के दौर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान और आरक्षण को खतरा है। डबल इंजन की सरकार विकास के मुद्दों से भटककर सांप्रदायिकता और जातिवाद का जहर घोलकर आपस में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रही है। इस मौके पर बसपा छोड़कर सपा में आए साजिद खान, नवल कुमार, विजय गौतम, कासिम, मोहम्मद अकील सैफी, सुनील रस्तोगी, डॉक्टर बबलू, शाहनवाज खान, अफजल इदरीसी, विनीत कुमार, वीरेंद्र सिंह, राजीव कुमार, आशाराम जाटव, डॉक्टर रणवीर सिंह, मोहम्मद कामिल, डॉक्टर रामचंद्र, रवि जाटव, मुनीश, नरेंद्र, पवन, बंटी, अमित, हरि, राजू, सुशील, मंगल सिंह, कमल आदि शामिल हुए। के अंदर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता साजिद खान साहब, नवल कुमार जी, आदरणीय रस्तोगी साहब और उनकी पूरी टीम, भाई विजय गौतम जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने, सैकड़ों साथियों की तादाद में उनकी पूरी टीम ने आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं उन्हें पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि उनके मान सम्मान, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी, समाजवादी पार्टी उन्हें पूरा सम्मान देने का काम करेगी और समाजवादी परिवार के अंदर मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी और समाज के हर वर्ग का विरोध करने का काम कर रही है, हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है कि सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा मंत्री जी, ये जो वैक्सीन का विरोध किया जा रहा है, कोरोना वैक्सीन का, तो क्या वजह है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है और जिस तरह से उन्होंने हमेशा काम करने का काम किया है, मैं बधाई देता हूँ उन सारे वैज्ञानिकों को, उन हमारे डॉक्टर्स को जिनके अथक परिश्रम के साथ इस वैक्सीन को बनाया गया है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये प्रचारित किया जा रहा है कि ये वैक्सीन वो वैज्ञानिकों या डॉक्टरों की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, तो डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को दरकिनार कर और भारतीय जनता पार्टी इसका भी क्रेडिट लेना चाहती है। हमारा कहना ये है कि अगर वैक्सीन को इतनी इफेक्टिव वैक्सीन है तो देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और देश के जितना भी मंत्रिमंडल है, सबसे पहले उन्हें इस वैक्सीन को लगाकर एक जनता के अंदर संदेश देना चाहिए था कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सक्षम है और देश का प्रधानमंत्री जी, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनका पूरा मंत्रिमंडल इसका उपयोग कर रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर से ये संदेश अच्छा जाता है। और जहाँ तक सवाल है, जिस तरह से जो वैक्सीन है भारतीय जनता पार्टी ने, किसान बिल के रूप में जो वैक्सीन, जीएसटी के रूप में जो वैक्सीन, नोटबंदी के रूप में जो वैक्सीन या जनता के विरोध की जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन का समाजवादी पार्टी विरोध करती है। तो सर, समाजवादी पार्टी क्या मतलब वैक्सीन के लिए कोई नई प्रक्रिया अपना रही है? देखिए, हमारी मांग है कि वैक्सीन सब लोगों को जल्द से जल्द लगनी चाहिए, फ्री लगनी चाहिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले गरीबों को वैक्सीन लगाने का काम करेंगे। ठीक। अमरोहा के हसनपुर में ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही जमकर मारपीट हो गई, जहां पुरानी रंजिश के चलते धारदार हथियारों से मारपीट कर 2 लोगों को घायल कर दिया गया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के सैदनगली थाना इलाके के गांव ढक्का निवासी अशरफ पुत्र शमशुद्दीन व असलम पुत्र अशरफ के साथ पुरानी रंजिश को लेकर गाँव के ही दबंगों ने जमकर मारपीट की, जिसमें दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायल अवस्था में दोनों पिता पुत्र परिजन को साथ लेकर सैदनगली थाने पहुंचे, जहाँ से थाना पुलिस ने दोनों घायलों को CHC पहुँचा दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी।
इलेक्शन चल लिया हमारे रानी का जिला पंचायत था। हम लोगों बीजेपी को लड़ाने वाले बैनर वैनर हमारे बस्ती में लगे हुए हैं, तो इसी की रंजिश को लेके ये लोग रंजिश रखते हैं। तो ये अपने और मोहल्ले में से आ रहे थे, उन्होंने प्रोग्राम से रास्ते में रोक के इनको पीट लिया। किन किन चीज़ों से मारपीट की? हथियार, बलकटी थी, पाइप, डंडे। तो कितने लोग घायल हैं? ये तो 2 लोग घायल हैं। दूसरे पक्ष से भी कोई घायल है? नहीं। कौन लोगों ने तो मारा इनको? आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।